ध्यान देते लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आपको बहुत अच्छे से याद है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं और उसमें सबसे पहली चीज़ चालू करेंगे जहां हमने खत्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। लास्ट हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल पे फिनिश किया था। अभी उसके आगे यूजेस आपको एनसीईआरटी में दिखाई दे रहे होंगे। अल्कली मेटल्स के, अल्कलाइन अर्थ मेटल के यूजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस है, इसको कतई इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पिछली साल जो जेडबलई हुई थी उसी जेडबलई में इन्हीं यूजेस में से एक क्वेश्चन आया था। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके पिछले साल का जेडबलई का पेपर उठा के देख लो। मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर उसमें आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे आके बोल सकते हैं। देख लो यूजेस के अंदर सबसे पहला लाइन के अंदर दिया है जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सारों के अपन यूजेस अभी डिस्कस करने वाले हैं। यूजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आप देख लो कौन से। पहला आपको दिखाई दे रहा है बेरिलियम के बारे में बता रहे हैं कि बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलाय, अलाय बनाने के लिए बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है कॉपर और बेरिलियम का जो अलाय है इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई स्ट्रेंथ के स्प्रिंग बनाने के लिए। हाई स्ट्रेंथ वाले स्प्रिंग मोस्टली ब्रिज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ वैसे हाई स्ट्रेंथ वाले स्प्रिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद बता रहे हैं वो क्वेश्चन जो पिछले साल जेडब्ल्यू में आया था वो ये था कि मेटालिक बेरियम इज यूज फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे के अंदर जो रेडिएशन पास होती है, रेडिएशन आड़ी टेढ़ी इधर उधर ना चली जाए, इसलिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मेटालिक बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है एक्सरे की विंडो बनाने के लिए ताकि उसको एब्जॉर्ब करे। तो ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब बनाने के लिए कौन सी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? दैट आंसर इज बेरिलियम। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद अगला पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर बोलते कि मैग्नीशियम फॉर्म अलाय विथ एल्यूमिनियम जिंक मैग्नीज एंड टीन। और उसके बाद मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का अलाय बीइंग लाइट इन मास यूज इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। तो बता रहे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो अलाय होता है बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लाइट रहेगा तो ही तो फ्लाई करेगा, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला यूज जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि मैग्नीशियम और ब्रैकेट में लिखा है पाउडर एंड रिबन इज यूज इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब। अब भाई फ्लैश पाउडर क्या होता है बता देता हूँ। फ्लैश पाउडर बेसिकली मेटालिक फ्यूल होता है विथ ऑक्सीडाइजर। अगर मैं कोई मेटालिक फ्यूल लूँ, मेटल इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल जिसका कंबशन हो सकता है, और ऑक्सीडाइजर सब्सटेंस जो उसको ऑक्सीडाइज करके उसका कंबशन करे, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे जो कहा है फ्लैश पाउडर, वो फ्लैश पाउडर क्या होता है? तो फ्लैश पाउडर मतलब आपका बेसिकली मेटालिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर सब्सटेंस होता है। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं, एक्सप्लोजन कर सकते हैं, और इसकी आवाज़ इतनी बड़ी होती है कि बहुत बड़ा ये नॉइज भी प्रोड्यूस कर सकता है फ्लैश पाउडर। तो भाई उसी के अंदर मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते ये बता रहे हैं। उसके बाद इंसेंट्री बॉम्ब आपको दिखाई दे रहा है। इंसेंट्री बॉम्ब मतलब ये क्या होता है? बेसिकली वो बॉम्ब जो फायर प्रोड्यूस करते हैं। इंसेंट्री बॉम्ब का मतलब ऐसे बॉम्ब जो फायर प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी चीज़ों को हमें फायर प्रोड्यूस करके ब्रेक कराना है, एक्सप्लोजन कराना है, तो वो बॉम्ब्स बनाने के लिए भी आपके मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आगे उन्होंने बताया है कि सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बताने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH/2, MgOH/2 का वाटर के अंदर जो सस्पेंशन रहेगा, सस्पेंशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा रहेगी, ऐसे सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं। और उस सस्पेंशन का जो आपका मैग्नीशियम का जो सस्पेंशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के अंदर, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है इज यूज एज एन एंटासिड इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर एंटासिड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पेट के अंदर जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो लो उसके बाद अगला पॉइंट को दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट। उसके बाद कैल्शियम इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विथ कार्बन। बता रहे कि कार्बन से जिन कंपाउंड का रिडक्शन हम नहीं कर सकते उन कंपाउंड का रिडक्शन हम कैल्शियम का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम एंड बेरियम के बारे में बता रहे हैं कि उनकी जो रिएक्टिविटी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन उनके साथ है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर ही होती है। हायर टेम्परेचर पे इसलिए होती है, अगर आप ध्यान से देखें, कैल्शियम एंड बेरिलियम मेटल owing to their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature have often been used to remove एयर फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। बोलेंगे ऑप्शन देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर यूज टू रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब। भाई वैक्यूम ट्यूब मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मान लो वहाँ पर थोड़ा बहुत भी एयर अगर है तो उस एयर को रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कैल्शियम एंड बेरियम का।
क्योंकि कैल्शियम एंड बेरियम एयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके उनको ऑक्साइड और नाइट्राइड के फॉर्म में अलग कर सकते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद रेडियम सॉल्ट आर यूज इन रेडियोथेरेपी। और उसके बाद बता रहे हैं इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आपको मालूम है कैंसर से वो रेडिएशन पास करके कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अंदर आपकी कौन सी रेडिएशन पास की जाती है? तो रेडियम। तो भाई रेडियम का आपका इस्तेमाल किया जाता है रेडियोथेरेपी के अंदर, उन्होंने कहा हुआ है। ये यूजेस थे, यूजेस को कतई इग्नोर मत करना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, यूजेस इतू से छोटे से उसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ने से नहीं होगा भाई, उसको बारीकी से याद करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप उसको भूल ही जाते हो। एक एक पॉइंट को निकालो, अपनी खुद के नोट्स बनाओ, उसको याद करो, रिवाइज करो, हमेशा के लिए याद रखो ताकि आप ना भूलो। भाई अगला जो पॉइंट है जिसकी तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा इस चैप्टर का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है ऊपर, हेडिंग आपको दिखा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो किसकी सॉल्युबिलिटी, ये बात अभी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है और साइड लिखा है कि अल्कली मेटल ग्रुप 1 का है ये, और इधर लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 का है। ये सब बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए एज इट इज एनसीईआरटी में अगला टॉपिक जो है पहले उसको कवर करते हुए इस टॉपिक के ऊपर हम आएंगे। अगला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी एनसीईआरटी में पेज नंबर 301 पे दिया हुआ है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल डाइपॉजिटिव स्टेट में होता है। डाइपॉजिटिव का मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो पोजेस करता है, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए डाइपॉजिटिव स्टेट के अंदर होता है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में देखो उन्होंने क्या कहा है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करें तो अल्कली मेटल के कंपैरिजन में उसका साइज छोटा होता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो ये अल्कली मेटल के एलिमेंट्स का साइज बड़ा है, इनका थोड़ा छोटा होता है। तो इनका साइज छोटा होने की वजह से, साइज छोटा है तो चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो यानी कि पोलराइजिंग पावर की वैल्यू उनकी ज़्यादा आती है। आपको मालूम है ना, चार्ज टू साइज रेशो को हम क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर, या फिर उसी को रेडियस रेशो भी कहते हैं। ठीक है, ये पोलराइजिंग पावर की वैल्यू यानी कि रेडियस रेशो की वैल्यू जो है ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 की बड़ी होती है, क्योंकि ग्रुप 2 का साइज छोटा। अगर भाई साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या बता रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर दिया है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान देके बढ़िया से देखो, बता रहे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न होते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसमें दो बातें जिसके ऊपर सवाल आ सकता है। बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल डजंट बर्न विथ एयर टू फॉर्म ऑक्साइड। बोलते कौन सा अल्कली मेटल एयर के साथ बर्न होके ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो हमने कह देना है कि बेरिलियम जो है एयर के साथ बर्न होके अल्कली ऑक्साइड बनाता नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन द ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड। वो कौन सा मोनोऑक्साइड बनता है? MO। MO क्यों? क्योंकि मेटल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीजन का -2 होता है, इसलिए MO उसका फॉर्मूला रहेगा। उन्होंने बताया एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड हैव अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। बेरिलियम ऑक्साइड के बारे में बता रहे एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड। उस स्टेटमेंट को देखो, 2 कॉमा है, उसको पढ़ते कैसा, ठीक से पढ़ना, गलती हो जाती है उसमें। देखो पहला पढ़ लो, अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म द मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट इग्नोर करो, MO विच एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैव अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। बेरिलियम को छोड़ के बाकी सबका कैसा स्ट्रक्चर है? बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे कहाँ पर? इस स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर। फिलहाल यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ पर याद ही रखना है। बेरिलियम ऑक्साइड के बारे में बता रहे कि बेरिलियम ऑक्साइड कोवैलेंट नेचर का होता है। कारण क्यों है सर कोवैलेंट होने का? क्योंकि बेरिलियम आपको मालूम है कहाँ पर आता है? ऊपर आता है। पूरे एस ब्लॉक में बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। इसका साइज छोटा रहेगा तो ये जो अनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अनायन का साइज बड़ा, इस कटायन का साइज छोटा रहेगा, तो अनायन टू कटायन पोलराइजेशन होता है। यहाँ पर फजन रूल लगता है। तो भाई होता क्या है, कटायन का साइज छोटा, अनायन का साइज बड़ा है, तो अनायन टू कटायन अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले कटायन ने दे दिए, अब अनायन दे रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, जिस वजह से पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। वो इतना ज़्यादा आ जाता है बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से कि वो बॉन्ड आयनिक की जगह कंप्लीटली कोवैलेंट हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो कोवैलेंट नेचर का होता है, इस बात को याद रखना। बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है इस ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा है,
एंड ये बहुत ही स्टेबल भी होता है क्योंकि कोवैलेंट है। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है एक तो कोवैलेंट नेचर का है, इसलिए वो जब बनेगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, भाई वो जब बनेगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो रहेगी बहुत ज़्यादा निगेटिव रहेगी। इसका मतलब वो ऑक्साइड मोर स्टेबल है। किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा निगेटिव रहती है, मैंने आपको चैप्टर बताया था थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है। तो किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा निगेटिव रहेगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है कोवैलेंट होने की वजह से उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोर निगेटिव है। मोर निगेटिव होने की वजह से वो मोर स्टेबल है, इसलिए हाई हीट भी अगर आप दे दोगे तो उसका ऑक्साइड दोबारा डिकम्पोज होता नहीं है, उतनी हीट को रेजिस्ट कर लेता है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बता रहे हैं कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। भाई एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है, ये देखो ध्यान से उसको अंडरलाइन कर लो। बोले BeO इज एम्फोटेरिक व्हाइल द ऑक्साइड ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर आयोनिक इन नेचर। बेरिलियम ऑक्साइड के बारे में देखो क्या बता रहे हैं। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है, आपको मैं ये बात बता देता हूँ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की, शायद मैंने बताई थी आपको कौन से पीरियोडिक टेबल के अंदर, फिर भी बता देता हूँ। भाई ये जो पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट जब ऑक्साइड बनाता है या हाइड्रोक्साइड बनाता है तो वो आपके बेसिक नेचर का होता है। वही पी ब्लॉक की अगर बात करें, पी ब्लॉक का एलिमेंट अगर कोई भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है तो एसिडिक नेचर का होता है। डी ब्लॉक वाले जो है बीच वाले, ये जब बनाते हैं तो एम्फोटेरिक होते हैं मोस्टली, उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं। वो एक्सेप्शन की बात भी यहाँ करेंगे, उसकी पी ब्लॉक के अंदर करेंगे। वैसे भी एक एक चीज़ें आती है सामने तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना क्या बताया मैंने, एस ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड है कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। मतलब बेरिलियम का ले लो, लिथियम का ले लो, किसी का भी ले लो, मोस्टली क्या होने चाहिए, बेसिक नेचर के ऑक्साइड होने चाहिए, बेसिक नेचर के हाइड्रोक्साइड होने चाहिए। वैसे अगर इसकी बात करेंगे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट का तो एसिडिक नेचर का होना चाहिए, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। वैसे इनकी अगर बात करेंगे डी ब्लॉक वालों का तो उनका कौन सा नेचर का होना चाहिए, उनका एम्फोटेरिक नेचर का होना चाहिए, बराबर है। सेम इस तरीके से ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू अगर मैं राइट जाऊंगा, ये मेरी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से अगर मैं राइट जाता हूँ पीरियोडिक टेबल में तो इधर वाले बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, फिर आपके एसिडिक। मतलब बेसिक से एसिडिक की तरफ स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेसिक से एसिडिक की तरफ स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ बेसिक कैरेक्टर कम और एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ये तो बड़ी बेसिक बात है। कमाल की बात देखो इन्होंने क्या बताई, कमाल की बात है। एनसीईआरटी के अंदर इनका कहना है कि ये जो आपका बेरिलियम है, ये बेरिलियम का जो ऑक्साइड है इधर होने की वजह से होना क्या चाहिए था, बेसिक नेचर का होना चाहिए था, बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए था। लेकिन बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो आपके एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है और बेस के साथ भी रिएक्ट होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ये खाली बेरिलियम के ऑक्साइड के साथ है, लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड छोड़ के इस ग्रुप के बाकी जितने भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इनके जो ऑक्साइड है वो सारे आयनिक नेचर के हैं और वो बराबर से आपके बेसिक नेचर के भी होते हैं आयनिक होने के साथ साथ। लेकिन बेरियम जो है उसका ऑक्साइड आपका कौन से नेचर का होता है, तो वो आपके एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है, अभी तो डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो बेरिलियम के ऑक्साइड को आप नोट डाउन कर लो। आगे चलेंगे, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि ये जितने भी ऑक्साइड है बेरिलियम के ऑक्साइड को छोड़ के सारे बेसिक नेचर के हैं, साथ में वाटर के साथ रिएक्ट होके ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखो उसका रिएक्शन आपको बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं छोटा सा रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ। एमओ, एमओ का मतलब ऑक्साइड आपकी ग्रुप 2 का, वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट हो जाएगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैसे, MOH/2। देखो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी चाहिए, तो देख चेक। तो बोल रहे कि ग्रुप 2 का जितना भी ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन उसके अंदर बताते समय ये भी बताया ऑल ऑफ दिस ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, दैट इज टू बी अंडरलाइन, दैट इज टू बी आइसोलेटेड। इस पॉइंट को अलग करके रखो कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट होकर आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा नहीं, बाकी सबके आपके ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगले वाले पॉइंट के अंदर बता रहे कि सोलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर फ्रॉम MgOH/2 टू BaOH/2। इस पॉइंट को फिलहाल इग्नोर करो क्योंकि उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्या है, तो उसको छोड़ दो। उसके बाद सीधा नीचे देखो दो रिएक्शन आपके एनसीईआरटी के अंदर लिख के दिया है। मेरे एनसीईआरटी में पेज नंबर 301 है, पुरानी एनसीईआरटी है, नए वाले में देख लेना क्या है। और टॉपिक है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड वाला। भाई उसके अंदर दिया है बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है और सॉल्ट बना रहा है, और एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है और सॉल्ट बना रहा है। इससे ये बात साबित होगी कि बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जैसे ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है वैसे हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो सकता है। भाई उसके बाद अगला पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, वो हलाइड के बारे में बता रहे। और जो हलाइड वाला पॉइंट है भाई उसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है।
कौन सा क्वेश्चन आएगा? मोस्टली हैलाइड वाले पॉइंट पे नीट पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नीट पे मोस्टली थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके अंदर ये हैलाइड वाले पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पे हम क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। बस उन्हीं टॉपिक को अभी देखने जा रहे हैं, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। पहला पॉइंट देखो क्या बोले, हैलाइड के बारे में बता रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड, बेरिलियम का हैलाइड क्या बनेगा? BeX2, जैसे BeCl2, BeBr2, ऐसे BeX2 बेरिलियम का हैलाइड रहेगा। बता रहे कि बेरिलियम का हैलाइड छोड़ के जितने भी हैलाइड अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे आयनिक होते हैं, खाली बेरिलियम वाला हैलाइड जो रहेगा वो कोवेलेंट नेचर का रहेगा। इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लो कि बेरिलियम का जो हैलाइड होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, बाकी जितने भी हैलाइड है ग्रुप 2 के वो सारे आयनिक नेचर के रहेंगे। भाई अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बेरिलियम का जो हैलाइड है वो कोवेलेंट नेचर का तो अपने को मालूम है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका, वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, वो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। बस वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेरिलियम क्लोराइड के बारे में बता रहे कि उसका स्ट्रक्चर देखो, आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, आपको दिखा क्या उसका स्ट्रक्चर? अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है चेन स्ट्रक्चर है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में आपका उसका चेन स्ट्रक्चर कैसा है एनसीईआरटी के अंदर आप देख लो, आपको दिया हुआ है। और फिर ऊपर अगर अगले पॉइंट के अंदर बता रहे वो सॉलिड स्टेट में, इस बात को भी याद रखना। और बता रहे कि इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म क्लोरो ब्रिज डाइमर विच डिसोसिएट इनटू लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर 1200 केल्विन। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट अपने को मिले। पहला पॉइंट अपने को क्या मिला कि सॉलिड स्टेट में जो बेरिलियम का क्लोराइड है वो लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में निकाल के दिखाया हुआ है। दूसरा पॉइंट अपने को ये मिला कि वेपर फेज में जो है वो डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर का मतलब है 2 बेरिलियम क्लोराइड कंबाइन होके एक बन जाना। डाइमर का मतलब है 2 बेरिलियम के क्लोराइड यानी कि BeCl2 2 बेरिलियम के क्लोराइड कंबाइन हो जाएंगे, एक बन जाएगा। लेकिन उसमें भी उन्होंने एक पॉइंट बताया कि अगर उसको हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं, 1200 केल्विन तक हीट देते हैं, तो वो डिकम्पोज होके आपका 2 पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब वो डाइमर में से दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी, दोनों BeCl2 अलग हो जाएंगे और अपने को डाइमर से मोनोमर मिल जाएगा BeCl2, लेकिन वो 1200 केल्विन के ऊपर अपने को मिलेगा। आगे बता रहे ये जो टेंडेंसी है हैलाइड्स की हाइड्रेट फॉर्म करने की, बहुत ही कमाल की टेंडेंसी, जैसे ग्रुप 1 में थी सेम टू सेम ग्रुप 2 के अंदर है। ग्रुप 1 में हमने हैलाइड देखा था कौन सा, आपको अगर याद होगा ग्रुप 1 में किसका हैलाइड देखा था बता देना। हमने ग्रुप 1 के अंदर लिथियम का हैलाइड देखा था, अगर आपको याद होगा। लिथियम का जो क्लोराइड था वो हाइड्रेट बनाता था, बाकियों के नहीं बनाते थे। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो देख लो, हाँ या ना? बाकियों के नहीं बना रहे थे और इसीलिए वाटर के साथ मतलब उनके हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे कम हो रही थी। जैसे ग्रुप 1 में हो रही वैसे ग्रुप 2 में भी हो रही है। ग्रुप 2 में देखो उसी पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया उन्होंने, बोलते हैं कि मैग्नीशियम का जो हाइड्रेट है वो MgCl2.8H2 होता है, कैल्शियम का होता है CaCl2.6H2O, Sr का होता है CaCl2.6H2O एंड बेरियम का होता है BaCl2.2H2O। तो भाई ऊपर से जो नीचे है हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी धीरे 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 क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। इस बात को याद रखना है हमने। तो ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में ट्रेंड मिले, जैसे ग्रुप 1 में था ऊपर वाले की हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी ज्यादा थी, वैसे ग्रुप 2 में भी हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी, और दोनों ग्रुप में हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे कम कम होती जा रही है। अगला पॉइंट देखो, बोलते डिहाइड्रेशन अगर करना है अपने को हाइड्रेटेड क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, तो हम आसानी से कर सकते हैं। सिंपली उसको हीट कर दो, अपने को मालूम है कैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, चुन के पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है कि मैग्नीशियम एंड बेरियम का हाइड्रोक्साइड, मैं अगर उसको हीट भी दे दूंगा तो उसका डिहाइड्रेशन नहीं बल्कि उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। देखो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना। बोलो डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम कैन बी अचीव on heating. However, the corresponding hydrate halide of BeCl2, MgCl2 on heating suffer hydrolysis. The fluoride are relatively less soluble than the chloride owing to their high lattice energy. अब देखो इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, बगैर एक्सप्लेन किए पॉइंट लेना मतलब पाप हो जाएगा भाई। अब जगह तो है ही नहीं बोर्ड के ऊपर, मैं इधर लिख देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इधर दिखता होगा। दिखता है क्या भाई आपको इधर? पक्का? यार जगह तो बहुत ही कम है, पहले मैं बहुत ज्यादा लिख दिया। एक काम करता, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या फॉर्मूला बताना जरा, MgCl2.8H2O। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद फिर कौन है आपका? बेरियम का भी था ना, BeCl2, एक बार चेक कर लो, .8H2 होना चाहिए वो। नहीं बेरियम का तो दिया नहीं इन्होंने,
एक्सेप्ट बेरियम, कोवेलेंट है वो तो। और 6H2 होना चाहिए, फिर CaCl2 डॉट 6H2O, फिर आपका Cl2 डॉट 6H2O, फिर आपका BaCl2 डॉट 2H2O। ठीक है भाई, ये जो हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी है आपकी मैग्नीशियम टू बेरियम कम कम होते जा रही है, ये तो मालूम है अपने को। लेकिन मैं अगर इसको हीट दे दूंगा तो वाटर निकल के चला जाता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये वाला, हीट देने पर निकल के चला जाता है। लेकिन किसके अंदर निकल के चला जाता है? इन तीनों में। मतलब इसको मैं हीट दे दूंगा, इन तीनों को, कैल्शियम, सल्फर एंड स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इनके जो हाइड्रेट है इनको हीट दे दूंगा तो इनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, और वाटर निकलने का मतलब उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लेकिन आपके मैग्नीशियम का और बेरिलियम का ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब उन्हीं के अंदर एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, और उनके जो Cl है वो आपके रिप्लेस हो जाएंगे वाटर के OH से। ऐसा कुछ उसके अंदर हो जाता है, उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, उनका डिहाइड्रेशन वहाँ पर नहीं हो पाता है। इस बात को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको बढ़िया से अंडरलाइन करो। बता रहे कि जो डिहाइड्रेशन है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का, अगर वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड किसका भी रहे, जैसे मैंने क्या क्लोराइड ही लिखे सिर्फ, जैसे ब्रोमाइड भी रह सकते थे, आयोडाइड भी रह सकते थे, अगर किसी का भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो तो उनका आसानी से डिहाइड्रेशन हो सकता है। कब तक? जब तक वो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम है, इन तीनों का हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम और बेरिलियम वाले का नहीं हो सकता, उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, उनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्लोराइड के बारे में बताया, बोलते फ्लोराइड जो है इनका, फ्लोराइड का नहीं हो पाता। बोलते फ्लोराइड आर रिलेटिवली लेस सोल्यूबल देन क्लोराइड, बोलते फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी बहुत कम है। भाई सोल्युबिलिटी बहुत कम होने का कारण है उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और सर लैटिस एनर्जी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन साइज। तो फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो जिनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है उनका स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। अगर उनका स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं होगा, वो सेपरेट ही नहीं हो जाएंगे, तो वो सॉल्युबल होंगे नहीं। अगला पॉइंट हमारा लैटिस एनर्जी वाला ही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस छोटे से लाइन के अंदर बड़े बड़े पॉइंट अपने को मिले। कौन सा पॉइंट मिला? पहला बोले मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम या फिर बेरिलियम का भी हाइड्रेट ले लो, इन हाइड्रेट के ऊपर से नीचे फॉर्म होने की टेंडेंसी पहले तो कम होती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अपने को क्या मिला कि अगर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम इनका क्लोराइड रहे कि ब्रोमाइड रहे कि आयोडाइड रहे, अगर हम उनको हीट दे देंगे उनका डिहाइड्रेशन होकर वाटर उनमें से निकल जाएगा, ये पहला पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट अपने को क्या मिला कि अगर मैग्नीशियम या बेरिलियम का है ब्रोमाइड, क्लोराइड या आयोडाइड, तो उनको हीट देने पर भी उनका डिहाइड्रेशन नहीं बल्कि उनका हाइड्रोलिसिस होता है। और रही बात फ्लोराइड की, तो बोले फ्लोराइड की वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। इतनी कम होती है, हाइड्रेट का तो बनता ही नहीं उसका, उसकी सोल्युबिलिटी बहुत ही कम रहेगी। और सोल्युबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि उसके लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। लैटिस एनर्जी मतलब क्या होता है? जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रेक करने के लिए लगने वाली जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और लैटिस एनर्जी फ्लोराइड की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फ्लोराइड का साइज भाई बहुत छोटा होता है, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इस बात को याद रखना। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ रहे हैं हम मुद्दे की बात के ऊपर, बहुत ही खतरनाक मुद्दे के पॉइंट के ऊपर आने जा रहे हैं अभी हम लोग, और ये सब मैं उसी के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये पॉइंट ऐसा है कि एकदम एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, इस बात को याद रख लेना। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 एनर्जीज को एक बार याद दिला देता हूँ। पहली एनर्जी मुझे आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब क्या कहा था हमने? कटाइन का साइज जितना छोटा रहेगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर लेते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जितना घेरेंगे किसी भी कटाइन को उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो किसी ने बोला कि व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, एक्सप्लेन करो। बोलना किसी भी एटम को, कटाइन को या मॉलिक्यूल को जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के सराउंड करने की वजह से वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी एनर्जी की मदद से हम जिसको घेरा हुआ है, जिसको सराउंड किया गया है, उसके अंदर के बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। और उसके बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएंगे तो उसकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो भाई पूरा पॉइंट एक बार अच्छे से बताना, बहुत कमाल का पॉइंट बताया मैंने। क्या बताया? बता, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात अगर किसी ने करी तो आप क्या बताएंगे? आप ये बोलेंगे भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले पॉइंट के अंदर कि किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को जब कोई वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं तो उस समय रिलीज होने वाली एनर्जी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। बराबर है? वो एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी
उतना ज्यादा हम उसका इस्तेमाल करके उस कंपाउंड को जिसको घेरा गया है उसके अंदर के बॉन्ड तोड़ सकते हैं, और उसके अंदर के अगर बॉन्ड टूट जाएंगे तो एटम अलग अलग हो जाएंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज्यादा हो जाएगी। तो मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, मोर इज द सॉल्युबिलिटी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के हाइड्रेशन एंथैल्पी का। दूसरा बात बता रहा हूँ लैटिस एनर्जी। भाई लैटिस एनर्जी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, एक बार आपको अच्छे से मालूम है, यहाँ लिख देता हूँ कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। भाई लैटिस एनर्जी होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन साइज। अब देखो लैटिस एनर्जी मतलब किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए सिर्फ लागू होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। लैटिस एनर्जी इज ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड, इट इज नेवर फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड। सर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए क्यों नहीं होती है? भाई कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर चार्ज ही नहीं आते, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या लेंगे तुम लोग? ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आता ही नहीं कोवेलेंट कंपाउंड में, इसलिए लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज अप्लीकेबल फॉर द आयनिक कंपाउंड, पहला पॉइंट। दूसरा साइज मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसका साइज है, एटॉमिक आयनिक साइज जो भी रहेगा वो साइज। अब ध्यान से देखना, अब ये लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट कैसा है। लैटिस एनर्जी मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी। लैटिस एनर्जी मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी। अगर ब्रेक करने के लिए एनर्जी लग रही है कम, तो इसका मतलब जल्दी से वो ब्रेक हो रहा है। अगर वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा तो उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा रहेगी, सिंपल हिसाब है। तो पॉइंट क्या है अपने को याद रखना है, जैसे हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बोला, मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, मोर इज द सॉल्युबिलिटी, वैसे लैटिस एंथैल्पी के बारे में क्या है कि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम रहेगी, मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी अगर कम है तो स्ट्रक्चर जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी से ब्रेक होगा तो एटम वगैरह अलग जल्दी से हो जाएंगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी उनकी जल्दी से रहेगी। तो इसलिए लैटिस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। क्योंकि लैटिस एनर्जी की वैल्यू अगर मान लो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है, और जितनी ज्यादा तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, इस बात को याद रखना है। तो भाई एक रिलेशनशिप लिख ही लो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। लिखा? या फिर ऐसा मत लिखो, सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखो, सॉल्युबिलिटी के बारे में यहां लिख देता हूं, चाहिए तुम्हें। सॉल्युबिलिटी जो होती है ना आपकी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी के, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। बात को याद रखना, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, और जितनी कम लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। भाई इस बात को हमेशा से याद रखना अपने, क्लियर है? बस इसी पॉइंट को पकड़ के अभी हम आगे चलने वाले, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। आपकी एनसीईआरटी के अंदर इन्हीं पॉइंट को बड़े बड़े तौर पर एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि हम पूरी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए पहले उन पॉइंट को देख लेते हैं, बाद में एडिशनल चीजें जो है वो अभी हम देखेंगे। भाई अगला टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है वो है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। मेरे एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर है 301, पुरानी एनसीईआरटी है, आपके नए एनसीईआरटी में देख लो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, जिसके अंदर कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट के बारे में दिया है। हालांकि मैं पूरी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, लेकिन वहां से कोई पॉइंट ना छूट जाए हमारा, इसलिए पहले वहां से कवर कर लेते हैं, फिर इधर कंटिन्यू करेंगे। भाई देख लो कार्बोनेट के बारे में बता रहे, जितने भी कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब CO3, CO3 मालूम है ना, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस को हम कार्बोनेट कहते हैं। तो ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स है, ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन से होते हैं भाई? बेरिलियम का कार्बोनेट BeCO3, मैग्नीशियम का MgCO3, कैल्शियम का CaCO3, Sr का SrCO3, सबके आगे CO3 लगा देना, क्योंकि CO3 का चार्ज -2 है एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का चार्ज +2 है, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल एक बार एंड CO3 भी एक बार आएगा, उस तरीके से फॉर्मूला बनेगा आपका। एक कार्बोनेट की बात अपनी कर रहे हैं, बोलते हैं कार्बोनेट जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ये इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम एंड अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू द अमोनियम सॉल्ट ऑफ दिस मेटल। भाई इधर से पढ़ेंगे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस पैराग्राफ में से कौन सा पॉइंट आपको याद रखना मैं बता रहा हूँ, और बाकी जो पॉइंट है मैं इधर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है? छूटेगा कोई भी पॉइंट नहीं, वो सारे मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस पैराग्राफ में जो पॉइंट छूट सकता है इधर एक्सप्लेन करने के चक्कर में, उसको पहले अंडरलाइन कर लो। और जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है वो ये कार्बोनेट वाले पॉइंट में नीचे से चौथे नंबर की लाइन है, इसके अंदर बोला है कि बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल। बेरिलियम का कार्बोनेट जो होता है BeCO3 वो अनस्टेबल होता है एंड कैन बी केप्ट ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, इसलिए बेरिलियम के कार्बोनेट को हमेशा CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए
दोबारा वो डिकम्पोज हो सकता है। और बता रहे कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द कटायनिक साइज। इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लेना। और एक चीज बता रहा हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी का सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप बता रहा हूं भाई। इधर थर्मल स्टेबिलिटी, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ना सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, इसके अंदर घुसेड़ रहा हूं, जगह नहीं है यार, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है ना वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर वो स्टेबल है तो अपने बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को याद रख लेना है आपने। ठीक है, देखो उस पॉइंट को आपने अंडरलाइन कर लिया होगा, कर लो अंडरलाइन। बोलते हैं कि बेरिलियम का कार्बोनेट जो होता है वो अनस्टेबल होने की वजह से उसको हमेशा आपके CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। और अगला पॉइंट उन्होंने बताया, वो अगला पॉइंट ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है आपकी इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कार्बोनेट के लिए। अगर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती होंगी भाई कार्बोनेट के लिए, ग्रुप 2 के कार्बोनेट के लिए, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती होगी वाटर के अंदर? डिक्रीज। देख लो तो ऐसा है क्या? ये देखो ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, 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 मतलब इनके ऊपर से नीचे देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, क्या होती जा रही है बे सॉल्युबिलिटी? अभी बताया ना मैंने, थर्मल स्टेबिलिटी अगर इनके ऊपर से नीचे बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए देखो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसकी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। कारण क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले फिलहाल सिर्फ अभी आप इसको याद रखो। क्या पॉइंट बताया मैंने, जल्दी से बताना एक बार। वो जो पैराग्राफ में से अपने को पॉइंट क्या मिला, वाले पैराग्राफ में से अपने को ये पॉइंट मिला कि बेरिलियम का कार्बोनेट स्टेबल न होने की वजह से CO2 के एटमॉस्फेयर में रखते हैं, ये पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट मिला कि थर्मल स्टेबिलिटी वाला, ये थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है आपकी बेरिलियम के कार्बोनेट की, वो थर्मल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ते जाती है। अगर ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। इसलिए देखो ऊपर वाले की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और सॉल्युबिलिटी फिर उसकी कार्बोनेट की कम कम होती जा रही है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होने का कारण है थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही इसलिए। और मुख्य कारण बताऊंगा लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला आगे। फिलहाल ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो जो हमने लाइन देखा था ना अभी, बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल, उसी के ऊपर वाली दो लाइन देखो। बोलते ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड। एक हाथ को एग्जांपल लिख लेते यार, तुमको मालूम ही होगा, इधर लिख लेते। बेरिलियम का ले लो या फिर किसी और का ले लो, मैग्नीशियम का ले लो। मैग्नीशियम का कार्बोनेट अगर मैं डिकम्पोज करूं तो उसका एक तो ऑक्साइड बनता है और एक तो CO2 बनता है। बस ये सबके लिए लागू है। तो ग्रुप 2 के जितने भी कार्बोनेट हैं वो सारे डिकम्पोज होके उनका ऑक्साइड एंड उनका CO2 लिबरेट कर देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे, सल्फेट वाले बारे में बता रहे। बोलते सल्फेट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑल वाइट सॉलिड, पहले तो यह अंडरलाइन कर लो, एंड स्टेबल टू हीट, हीट के लिए स्टेबल है, मतलब हीट का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हीट की वजह से डिकम्पोज नहीं होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते बेरिलियम का सल्फेट एंड मैग्नीशियम का सल्फेट आसानी से पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, एंड इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है कैल्शियम के सल्फेट से तो बेरियम के सल्फेट तक। ये देखो यहाँ पर जो आपका सल्फेट है बेरिलियम का और मैग्नीशियम का, इनकी सोल्युबिलिटी पानी में ज्यादा है, लेकिन फिर बाद में आगे जाएंगे तो सोल्युबिलिटी आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही। क्यों कम होती जा रही, कारण मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला आगे। बोलते कि द ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Be2+ एंड Mg2+ आयन ओवरकम द लैटिस एनर्जी फैक्टर। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसको इग्नोर करो अभी आप, नहीं तो कंफ्यूजन। एक साथ इसलिए एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि फिर एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, एक साथ याद भी रहेगा अपना, इसलिए एक साथ वो बाद में बता रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं वो पॉइंट देख रहा हूँ जो अपने छूट ना जाए इसलिए। भाई नाइट्रेट के बारे में बता रहे हैं कि नाइट्रेट को कैसे बनाया जाता है। तो नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट इन द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इस सवाल को पूछा जा सकता है। तो ग्रुप 2 का जो कार्बोनेट है, ग्रुप 2 का कोई भी कार्बोनेट, अगर मैं इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर डाल दूं तो मैं इससे क्या बना सकता हूं, उसका नाइट्रेट बना सकता हूं। इस बात को याद रखना, ठीक है। ग्रुप 2 का कार्बोनेट मतलब मान लो मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले लिया CO3 और इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के अंदर डाल दूंगा तो फिर आपका मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनेगा MgNO3/2। ये बात बता रहे, उसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है कि नाइट्रेट कैसे बनता है। तो नाइट्रेट्स आर मेड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट इन द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। आगे बता रहे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट बनेगा MgNO3/2, उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे .6H2O।
वही बात करेंगे बेरियम के, तो बेरियम अनहाइड्रस रहेगा, मतलब बेरियम का जो नाइट्रेट है MgNO3/2, उसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। भाई इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। पॉइंट मैंने क्या बताया कि मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट है MgNO3/2, उसके साथ 6H2O रहेंगे, वो हाइड्रेटेड रहेगा। वही बेरियम का जो नाइट्रेट है वो हाइड्रेटेड नहीं रहेगा, वो अनहाइड्रस रहेगा। इससे ये समझ में आता है कि नाइट्रेट नाइट्रेट जो है ग्रुप 2 में वो हाइड्रेटेड होने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे कम होती जाती है। नाइट्रेट जो है ग्रुप 2 का, उसकी हाइड्रेट होने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे कम होती जाती है। इस पॉइंट को आपने अंडरलाइन करके याद रख लेना है। उसके बाद बता रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट है उसका रिएक्शन भी आपको लिख के दिया आपकी बुक के अंदर। अब मैं लिखूंगा नहीं, जगह भी वैसे बचा नहीं है, आपकी बुक के अंदर देख लो। मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट है या किसी भी मेटल का जो नाइट्रेट है MnO3/2, अगर उसको डिकम्पोज किया जाए तो उसका ऑक्साइड बनता है, NO2 और O2 लिबरेट हो जाता है, और उसका ऑक्साइड बनता है और NO2 और O2 क्या होता है, लिबरेट हो जाता है। तो चाहिए तो लिख देता है MnO3/2, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो भाई इसका ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और आपका O2 लिबरेट हो जाएगा। बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को तो बराबर से आ जाएगा। फिर भाई हम बढ़ रहे अगले पॉइंट की तरफ, और यहाँ पे मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आई वांट उसके पहले के जो आपके दो इंटेक्स क्वेश्चन दिए, प्रॉब्लम 10.4 एंड प्रॉब्लम 10.5, एनसीईआरटी के अंदर दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया आपको, ध्यान से देखना। कौन से दो प्रॉब्लम है जरा बताना एक बार। प्रॉब्लम 10.4 एंड प्रॉब्लम 10.5, ये दोनों को भाई बहुत अच्छे से तुम एक बार पढ़ लो। उनको मैं पढ़ूंगा तो फिर आपको तो समझ ही आ जाएगा, लेकिन आप भी पढ़ लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। देख लो क्या बोले। व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है, मैंने लिखा हुआ है ये BOH/2 MgOH/2, इनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्यों बढ़ते जा रही है, कारण वहीं पे एक्सप्लेन किया, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, आप ही पढ़ लो। और कारण उन्होंने बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया। बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर जो अनायन है, मतलब OH-, उसका साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, और कटाइन का साइज बढ़ता है। कटाइन का मतलब ये जो है आपका Be2+, फिर Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+। अब साइज का क्या सीन है भाई, बढ़िया से देख लेते हैं। उसके पहले मैं बैकग्राउंड का जितना भी डेटा है वो सारा हटा देता हूँ, और अभी हम बात करेंगे एकदम मुद्दे की, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी सब मिटा देता हूँ, जितना भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बाकी सारी चीजें इसको याद कर लेना। सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैटिस के इनवर्स है, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये भी थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। चलो ये भी हो गया। और ये लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन साइज, और कहीं कुछ जगह है कुछ वो रुका है, नहीं है, बढ़िया, एक नंबर। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से इन सारी चीजों को। देखो पहले वो दो सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद ये चार्ट आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बता रहे कि जो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड है, ये उनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ते जाती है। बढ़ने का कारण बहुत ही आसान है, उनके अंदर OH 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 जो है, अभी यहाँ पे कंपैरिजन करना है साइज का। भाई किसके साइज का कंपैरिजन करना है, ये बात को बता रहा हूँ। कटाइन और अनायन को कंपेयर करना, ये इधर कटाइन अनायन, कटाइन अनायन, कटाइन अनायन, कटाइन अनायन, कटाइन अनायन, इनको कंपेयर करना है। तो इसमें जो अनायन है आपका, वो अनायन का साइज कुछ कटाइन के कंपेरिजन में बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए बोल रहे कि कटाइन का साइज क्या है आपका, ऑलमोस्ट अनायन का साइज, सॉरी अनायन का साइज क्या है आपका, अनायन का मतलब हाइड्रोक्साइल आयन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट आपका सेम है। तो हाइड्रोक्साइल आयन का साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि उसके ऊपर सॉल्युबिलिटी का कोई सीन यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पूरा का पूरा सीन जो डिपेंड कर रहा है कटाइन के साइज के ऊपर, यानी कि B2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, इसके साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो कटाइन का साइज बढ़ता है। एंड भाई कटाइन का साइज अगर बढ़ेगा तो यहाँ दो चीजें हो सकती है, पहला लैटिस और दूसरा हाइड्रेशन, ये दोनों के बारे में बात करनी है। सॉल्युबिलिटी पूरी तरीके से लैटिस और हाइड्रेशन पर ही डिपेंड करती है, इसको याद रखना है। तो ऊपर से नीचे भाई कटाइन का साइज आपका बढ़ते जा रहा है, कटाइन का साइज बढ़ेगा तो साइज के लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो स्ट्रक्चर आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जल्दी से अगर ब्रेक हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसी के साथ एक मन में सवाल भी उठ रहा होगा, सर रुकिए जरा, हमारे मन में सवाल उठा है, और सवाल ऐसा है कि आपने बोला सर ऊपर से नीचे कटाइन का साइज बढ़ते जा रहा है, और कटाइन का साइज बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होगी, बिकॉज लैटिस एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन साइज। तो साइज कम होगी कटाइन की, तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू, सॉरी कटाइन की साइज अगर ज्यादा हो जाएगी तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सर ऊपर से नीचे कटाइन की साइज बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो जल्दी से स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मान लिया सर।
लेकिन सर एक बात तो हम नहीं मानेंगे, वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। सर ऊपर से नीचे आते आते कटायन का साइज बढ़ने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो रही ना, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता ना सॉल्युबिलिटी, तो फिर आप कैसा सर। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, और एक बार में ना समझ में आए तो ये वीडियो को 100 बार जरूर देख लेना, और इसी पॉइंट को जरूर देख लेना, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो होता क्या है भाई, ऊपर से नीचे कटायन का साइज आपका बढ़ते जा रहा है, अनडाउटेडली इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। कटायन का साइज बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी की वैल्यू आपकी धीरे धीरे ऊपर से नीचे कम भी होते जा रही है। लैटिस एनर्जी की वैल्यू आपकी धीरे धीरे ऊपर से कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ज्यादा भी हो रही है, मान लिया। लेकिन सर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कटायन का साइज बढ़ने की वजह से कम हो रही है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। सर सॉल्युबिलिटी तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी और दूसरा लैटिस एंथैल्पी। तो आपकी फॉर्मूला क्या है सॉल्युबिलिटी का, अभी मैंने लिख के दिया था यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। तो सर यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी कम हो रही है इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी भी तो कम हो रही है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी भी तो कम होनी चाहिए थी ना, नहीं हो रही सर। क्यों सर? फिर ये दोनों का एक मीन निकाला गया है, मीन नहीं निकाला गया भाई, बात बता रहा हूं क्या हुई है। तो यहाँ ऊपर से नीचे हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी पानी में इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसकी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी वो भी कम होती है। लेकिन लैटिस और हाइड्रेशन का कंपैरिजन अगर किया जाए दोनों का, तो इन दोनों के कंपैरिजन में लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है इन कंपैरिजन विद द हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये लैटिस एंथैल्पी है, इन दोनों के कंपैरिजन किया जाए तो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड के लिए लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में। इसलिए वो इतनी कम हो जाती है कि उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए उसकी पानी के अंदर सोलिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर किसी ने पूछ लिया सीधे शब्दों में बताना, बोलना ग्रुप 2 के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी सोलिबिलिटी ऊपर से नीचे इसलिए बढ़ती है क्योंकि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होती है। लेकिन लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन किया जाए तो उन दोनों में कंपैरेटिवली लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है इन कंपैरिजन विद द हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी आपकी ग्रुप 2 के अंदर बढ़ती है। भाई इस बात को याद रखना। अब उसी के बाद क्वेश्चन जो आपको दिया है नेक्स्ट, उसके बाद वाला बताना जरा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10.5 और क्वेश्चन 10.5 के बारे में बता रहे कि व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसके बारे में पढ़ो। बोलते हैं साइज ऑफ अनायन, अनायन का साइज मतलब कार्बोनेट और सल्फेट का बहुत ही बड़ा साइज है। देख लो आप पहले पढ़ लो, बाद में बता देता हूँ। कार्बोनेट एंड सल्फेट जो उसका साइज जो है बहुत ही बड़ा है, और साइज बहुत ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू तो डेफिनेटली आपकी कम रहेगी। तो देख लो, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही आसान है भाई, दो ही चीजों के अंदर इसको याद रखना अपने को हमेशा के लिए। क्या पॉइंट है बताना। देखो ये आपका सल्फेट, ये आपका कार्बोनेट और सल्फेट है। फिर सर हाइड्रोक्साइड में, ग्रुप हाइड्रोक्साइड में ऊपर से नीचे सोलिबिलिटी बढ़ते जा रही है, कारण आपने बता दिया। हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू और आपके लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू में, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम हो रही थी इन कंपैरिजन विद हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए इनकी सोलिबिलिटी आपकी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी पानी के अंदर। ये समझ गए। सर इनके अंदर क्या हो रहा है, कार्बोनेट एंड सल्फेट है ग्रुप 2 का, इनके अंदर हाइड्रोक्साइड से विपरीत हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, कारण बताइए। तो भाई ये जो कार्बोनेट और सल्फेट है यानी कि CO3 2- एंड SO4 2- ये जो अनायन है, इन अनायन का साइज बहुत बड़ा है, और अनायन का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को, ये BeCO3 MgCO3 या फिर ये BeSO4 MgSO4, इनको घेरना बड़ा मुश्किल हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा। अगर वाटर मॉलिक्यूल इनको घेर ही नहीं पाएगा बहुत अच्छे से, तो वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा इसका हाइड्रेशन अच्छे से न होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम रहेगी, और भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होने की वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी। तो इसलिए क्या कहना हमने दूसरे पॉइंट के बारे में, तो हमने कहना कि जो कार्बोनेट एंड सल्फेट है ग्रुप 2 का, उनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे इसलिए कम होती है क्योंकि उनके अंदर जो अनायन है, अनायन का साइज बहुत बड़ा रहता है, जिस वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर यहाँ पर इसके अपोजिट कैसे, जैसे हाइड्रोक्साइड में क्या सीन था, हाइड्रोक्साइड में देखो ध्यान से मेरी बात को सुना, फॉर्मूले को लिखना ही पड़ेगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन बहुत होता है इसके अंदर। फॉर्मूला क्या था हमारी सॉल्युबिलिटी वाला, अरे यार पेन भी नहीं चल रहा, बताओ वीडियो के अंदर भी पेन नहीं चल रहे, इससे बेकार काम क्या हो सकता है। पेन को ढूंढो, मिल जाएगा पेन।
ये आपका सोलिबिलिटी के बारे में देखो, ध्यान से देखना भाई, छोटा सा पॉइंट है यार, इसके अंदर कंफ्यूजन बड़ा होता है। ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। और इधर आपका लैटिस एंथैल्पी लिख देता, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, हर जगह वही लागू होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होने वाला, इस बात को याद रखना। देखो क्या है, सोलिबिलिटी जो हाइड्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लैटिस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने इसके लिए क्या बोला था, हाइड्रोक्साइड के लिए हमने कहा हाइड्रोक्साइड के लिए ऊपर से नीचे अनाइन का साइज तो भाई कोई ज्यादा ऑलमोस्ट सेम रह रहा था। अनाइन के साइज की वजह से कटाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पूरा खेल जो था आपके कटाइन के साइज के ऊपर था। इसलिए हमारा सीन क्या हो रहा था कि हाइड्रोक्साइड के अंदर ऊपर से नीचे कटाइन का साइज बढ़ने की वजह से लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम हो रही थी, और ऊपर से नीचे कटाइन का साइज बढ़ने के वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम हो रही थी। तो आपका लैटिस भी कम हो रहा था और हाइड्रेशन भी कम हो रहा था। तो कम हो रहा था तो यहाँ पे मैं डाउन एरो दिखा देता हूँ, ये कम हो रहा था और ये भी कम हो रहा था। मैं हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो जो आपका हाइड्रोक्साइड है उसके लिए लैटिस एंथैल्पी भी कम हो रही थी और आपका हाइड्रेशन भी कम हो रहा था। लेकिन इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए, तो इन कंपैरिजन विद बोथ ऑफ दिस ईच अदर कंपैरिजन किया जाए तो लैटिस और हाइड्रेशन में लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो रही थी, इसलिए सोलिबिलिटी हाइड्रोक्साइड की ज्यादा थी। इधर क्या, इधर सीन, अब इसको हटाओ, इसको देखो। कार्बोनेट के अंदर सीन क्या है, ये जो अनायन है CO3 2- या सल्फेट के अंदर भी CO2-, इस अनायन का साइज बहुत बड़ा है। भाई इस अनायन का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से, साइज बड़ा रहेगा तो आपका हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा उसका आसानी से, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम रहती है। भाई सर हाइड्रेशन की एंथैल्पी की वैल्यू कम रहेगी तो सोलिबिलिटी उसकी कम होती जाएगी, ये मान लिया। लेकिन लैटिस का भी तो बताओ भाई, लैटिस का सीन ऐसा है कि ऊपर से नीचे इन दोनों के लिए लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है। लैटिस एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, साइज। तो भाई ऊपर से नीचे साइज बढ़ रही ना सर, साइज बढ़ेगी तो आपकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अबे हो, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऊपर से नीचे लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होगी। सर लैटिस एनर्जी कम तो सोलिबिलिटी ज्यादा रहनी चाहिए ना। अरे बाबू यहाँ पे देखो सीन क्या है, दोनों के अंदर हाइड्रेशन की वैल्यू ऊपर से नीचे कम हो रही है और लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी ऊपर से नीचे कम हो रही है। सर लैटिस कम होगी तो सोलिबिलिटी ज्यादा और हाइड्रेशन कम तो सोलिबिलिटी कम होनी चाहिए। अब टाई हो गया तो अब इन दोनों के अंदर आपका कंपैरिजन होगा। अब इन दोनों के कंपैरिजन में लैटिस और हाइड्रेशन में कौन ऊपर से नीचे ज्यादा कम होता होगा, आप ही मुझे बताओ। क्योंकि सोलिबिलिटी कम हो रही है ना, अगर सोलिबिलिटी कम हो रही है ऊपर से नीचे, सोलिबिलिटी ज्यादा नहीं है, अगर सोलिबिलिटी ज्यादा होती तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम होती। इन दोनों के कंपैरिजन में हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऊपर से नीचे कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है ऊपर से नीचे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू इन कंपैरिजन विद द लैटिस एंथैल्पी? लैटिस भी कम हो रहा है, हाइड्रेशन भी कम हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली लैटिस के कंपैरिजन में हाइड्रेशन बहुत कम होते जाता है। वो इसलिए कम होते जाता है क्योंकि आपके कार्बोनेट एंड सल्फेट आयन का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए आपकी सोलिबिलिटी कार्बोनेट एंड सल्फेट की बहुत कम होती जाती है। भाई इस बात को आपने याद रखना है। तो पूरा सीक्वेंस के अंदर आप क्या कहेंगे, अगर किसी ने सीधे तौर पर आपको पूछा तो एक झटके में तीनों सवाल बताने चाहिए। इतना एक्सप्लेन करने के लिए मुझे टाइम लगा, आपको नहीं लगना चाहिए। आपने क्या कहना, हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी ग्रुप 2 के लिए ऊपर से नीचे इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होती है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होने की वजह से उसकी सोलिबिलिटी पानी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती है हाइड्रोक्साइड की। वही किसी ने पूछा कार्बोनेट सल्फेट के बारे में बताना, बोलना कार्बोनेट सल्फेट के बारे में। भाई देखो अनायन जो है इनका CO3 2- SO4 2-, इस अनायन का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से इनका हाइड्रेशन आसानी से नहीं होता, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। और ऊपर से नीचे साइज बढ़ने की वजह से लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होती है। लेकिन दोनों के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों के कंपैरिजन में लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी में हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू अगर ऊपर से नीचे कम होगी लैटिस के कंपैरिजन में और भी कम होती जाएगी तो सॉलिबिलिटी उसकी कम होती जाएगी, तो इसकी सॉलिबिलिटी कम होती जाती है। इस बात को याद रखना। बस यही लैटिस और हाइड्रेशन जैसा हमने इन तीनों के लिए लगाया जगह लगेगा, और उसी बेसिस पे आपके सीक्वेंस आपके बने हुए टोटल ये सीक्वेंस आपने एज इट इज लिख लेना, फिर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लिख लेना और हमेशा के लिए इसको याद करना। अब किसके लिए सीक्वेंस लिखा है ये देखो, आपको इधर दिख रहा होगा अल्कली मेटल ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 के लिए, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 के लिए अपने सीक्वेंस बने हुए हैं। तो भाई आप इस वीडियो को पॉज कर लेना और इस सीक्वेंस को लिख लेना। ये सीक्वेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर सवाल आ सकता है, तो इसको कतई भूलना नहीं। तो भाई आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, बाकी अगला टॉपिक अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है
कि अगले वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।